Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is your educator Sneha, and in this video we are going to talk about our next chapter of revision series of political science that the paper is going to be on 24th May. तो आज जो हम चैप्टर की बात करने वाले हैं दैट इज़ योर पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया. आपका लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं एंड इम्पॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि फर्दर अपडेट्स जो आने वाली हैं, हम फर्दर आपके एडमिशन के एंट्रेंस की तैयारी शुरू करने वाले हैं, उसके लिए भी आप अपडेटेड रहो. और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना. ठीक है, चलो इसी के साथ आप शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रीजनल पार्टीज हैव स्टार्टेड प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स. जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ होती हैं, किसी भी रीजन की पार्टीज़ होती हैं, बच्चे इन्होंने कहा है कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडियन पॉलिटिक्स में. तो कैसे आपको कमेंट करना है. हमको पता है कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है बच्चे, वो मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउ करती है. मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि डिफरेंट लोग जगह पे डिफरेंट पावर्स एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकती हैं. ठीक है, तो कुछ प्राइमरी पार्टीज होती हैं, उसके अलावा कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टी होती है. प्राइमरी पार्टी जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट कह लो या आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, उसके अलावा रीजनल गवर्नमेंट्स की भी पार्टीज होती है जो अपने अपने रीजनल लेवल्स पे अपने अपने रोल के लिए लड़ती है. तो क्या क्या रोल होते हैं इनके. पहला, इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर मेजॉरिटी द लार्जेस्ट पार्टी हैज़ टू जॉइन हैंड्स विद द रीजनल पार्टी. जब अगर मान लो मेजॉरिटी नहीं होती तो जो आपकी लार्जर पार्टी होती है उसको क्या करना पड़ता है, हैंड्स मिलाने होते हैं रीजनल पार्टी के साथ, ताकि अपने एजेंडास को पूरा कर सके और रीजन की पर्टिकुलर रीजन की ग्रोथ कर सके. सेकेंड है आपका, ज़्यादातर रीजनल पार्टीज़ का ये एजेंडा होता है कि वो अपने आप को कल्चरली डोमिनेंट रखें उस स्टेट में. ठीक है. थर्ड है आपका, जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं ये अपने बेनिफिट्स के लिए अलग अलग स्टेट के पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करती है, बांटने की कोशिश करती है उनको. ठीक है, अपने अपने बेनिफिट्स के लिए, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे बांट देंगी, जैसे कल्चर के बेसिस पे बांट देंगी, ट्रेडिशंस के बेसिस पे बांट देंगी. कभी कभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में भी हमको इससे जुड़े हुए इश्यूज़ देखने को मिलते हैं जो रीजनल पार्टीज़ की वजह से ही होते हैं. ऑल्सो ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक प्रेशर ग्रुप का काम करती है, बिकॉज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर हमेशा एक कॉम्पिटिशन का प्रेशर रहता है, लोगों का प्रेशर रहता है. कभी कभी रीजनल पार्टीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअल बजट फंड्स के लिए भी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टू पार्टी सिस्टम इज कंसीडर एज द बेस्ट फॉर्म. जो टू पार्टी सिस्टम होता है इसको बेस्ट माना जाता है फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. इंडिया जो है वहीं पे इंडिया के पास तो मल्टी पार्टी सिस्टम है. तो कह रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस बताओ. तो ये आपको काफ़ी चीज़ें तो पता ही है कि पॉलिटिकल आपके पास राइट हो जाता है कि आप अपने लिए खुद लड़ सकते हो, आप कॉम्पिटिटिंग पावर रहती है जिसकी वजह से जो आपकी अपोजिशन है, अपोजिशन का डर हमेशा बना रहता है, आप कुछ गलत नहीं कर सकते उसके चक्कर में. स्टिल आंसर आपको कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं. नो प्लान्स फॉर डिक्टेटरशिप. कह रहा है कि जब टू पार्टी सिस्टम नहीं होता, जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तब डिक्टेटरशिप के लिए बच्चे कोई प्लान नहीं रहता, क्योंकि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. तो इसीलिए अगर लार्जेस्ट पार्टी ट्राई टू डू सो, अदर पार्टीज विल विड्रॉ देयर सपोर्ट. इसलिए अगर कोई मान लो बड़ी पार्टी डिक्टेटरशिप के लिए ऐलान कर देती है तो छोटी छोटी पार्टीज उठेंगी और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी कि ये यहाँ पे नहीं हो सकता, आप कोई और देख लो. ठीक है. आपके पास वोटर्स की बहुत ज़्यादा चॉइस रहती है, मल्टीपल चॉइस रहती है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं आपके पास लड़ाई करने के लिए बच्चे. एंड ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मल्टी पार्टी सिस्टम का. थर्ड है, आपको पब्लिक ओपिनियन साफ तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में लोग अपनी बात कहते हैं. हमारा जो पार्लियामेंट है वो मिक्स वैरायटी है, मिक्स डाइवर्सिटी है कल्चर की, लैंग्वेज की, जो पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलती है, वहाँ के मेंबर्स में आपको देखने को मिलती है. फोर्थ पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली मेजॉरिटी के हिसाब से जिसको भी मेजॉरिटी के वोट्स मिलेंगे एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी ज़्यादा होंगे जिस भी पार्टी के जिस भी जगह, वो उस हिसाब से काम करते हैं. एंड जो हमारा पार्लियामेंट है इसके लिए वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू नहीं कर सकता. तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है कंपैरेटिवली स्टेबल है. बिल जो है फेवरिंग पीपल आर पास बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट अक्सर ऐसे बिल पास करता है जो लोगों के हित में. ठीक है. अगर मान लो कभी कोalition गवर्नमेंट आ गई, संगठित सरकार आ गई है, गठबंधित सरकार आ गई है, तो वो अपने मेंबर पार्टीज को बोलती है कि आप ये काम करो, ऐसे ही बिल इशू करो जो लोगों का फायदा करे, क्योंकि हम लोगों के द्वारा ही लाए गए हैं. ठीक है. अगला है आपको चेक द डिवीजन ऑफ द टू कैंप्स.
मतलब टू मल्टी पार्टी सिस्टम, टू पार्टी जो है वो टू ही कैंप्स रखते हैं उनके, लाइक या तो इस बार पार्टी ये आ जाएगी या तो ये आ जाएगी, पर मल्टी पार्टी सिस्टम में आप ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते, ठीक है। ये इवन लॉयल्टीज़ का वो होता है, डाइवर्जेंट लॉयल्टीज़ हो जाती है इनकी, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि डिविजन है क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर द इलेक्शन इन 1989 अचानक से कोalition गवर्नमेंट का एरा शुरू होता है, तो एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेटली जो कोalition पॉलिटिक्स आई, पॉलिटिकल पार्टीज ना अलाइन थी, मतलब ऐसा नहीं था कि एक के बाद एक लगी पड़ी हैं, ठीक है। एंड तो उन्होंने डिसाइड किया फाइनली कि हम न्यू आइडियोलॉजी के बेसिस पे रीअलाइन होंगे। और ये जो अलाइनेशन का इनका मेन मोटिव था वो ये था कि अपने अपोनेंट्स को फ्रस्ट्रेट करना है और अपने अपने इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करना है कि हमको जो चाहिए वो हमको चाहिए। कह रहे हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का, जब लेफ्टिस्ट ने यूपीए को सपोर्ट किया, लेकिन स्टेट्स में इनके अपोनेंट से मेन इंटरेस्ट यही था कि बीजेपी फॉर्म करे गवर्नमेंट। ऐसी ही बात बिहार में भी हुई थी जब बीजेपी और जनता दल ने गवर्नमेंट बनाई थी आरजेडी को अलग करने के लिए। सेंटर में यूपीए एंड एनडीए जनरली ऐसी काम करती हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही बनती हैं। आपने सुना ही है, आपने देखा भी है, अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ही कर रही है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स हैं इनके, क्या है, सबसे पहली बात है अनस्टेबल गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट है डेफिनेटली, और वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ते भी हैं, जिसकी वजह से कभी कभी अगर मान लो गठबंधन सरकार आ रखी है तो उसके भी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सेकेंड है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़म, दैट इज़ गवर्नमेंट जो है वो कोalition के बेसिस पे अगर बनती है तो वो सेल्फिश हो जाती है, उसको पावर चाहिए, उसको चाहिए कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें और कुछ ना करें। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ पोलराइजेशन, दैट मीन्स कि कोalition गवर्नमेंट अक्सर पॉलिटिकल फोर्सेस को एक पोल पे लाकर फॉर्म की जाती है, मतलब जहाँ पर पावर आपको एक आप कैप्चरिंग कर सको पावर को और आप इंटरेस्ट वेस्ट कर सको, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। The end of the 80s of the 20th century witnessed development which made a long-lasting impact on Indian parties. Assess any three such development. कह रहा है ये जैसे 80s 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी इट मीन्स 1900 की बात हो रही है, 1900s की बात हो रही है, तो कह रहा है कि जैसे ही जस्ट मोमेंट, हाँ, जैसे ही 1980s की बात हुई तो इस टाइम पे आप ये देखते हो कि डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो रही है इंडियन पार्टीज़ में, इसका उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। देखो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी इस चैप्टर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कांग्रेस सिस्टम का एंड, दूसरा मंडल इशू, तीसरा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कांग्रेस सिस्टम का एंड क्या था? देखो बेसिकली अभी पिछले 20 सालों से लगातार, मतलब 1980s के पहले तक, इंडिपेंडेंस से स्टार्टिंग से ही कांग्रेस रूल कर रही थी, बट फाइनली अब कांग्रेस जैसे 1989 के इलेक्शंस हुए कांग्रेस डिफीट हो गई एंड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 197 सीट्स ही जीती जो 1984 के इलेक्शंस में थी। तो कांग्रेस ने फाइनली सोचा कि अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करना पड़ेगा एंड अगेन वो पावर में आई 1991 में जैसे ही राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। लेकिन जो 1989 के इलेक्शन से उन्होंने एक चीज़ का ऐड जरूर किया था, भले ही पॉलिटिकल पार्टी दोबारा से आ गई पर स्टिल उन्होंने एक चीज़ का ऐड किया और बच्चे वो चीज़ थी आपकी क्या, वो चीज़ थी कांग्रेस एरा का ऐड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका मंडल इशू। इस टाइम पे आपको मंडल इशू भी देखने को मिलता है, जैसे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के डिसीजन पे अलग अलग रिकमेंडेशंस आ रही थी। रिकमेंडेशन ये थी कि 27% जॉब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था, लोगों में बहुत एंगर था, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए बिटवीन ओबीसी एंड ओबीसी के सपोर्टर्स और अपोजिशंस में, एंड फाइनली उसी चीज़ को हम मंडल इशू कहते हैं। थर्ड है आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। डेफिनेटली इस टाइम पे आपके काफ़ी सारे नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। ये रिफॉर्म्स राजीव गांधी ने शुरू किए थे, जो हमको नरीम शाह राव गवर्नमेंट में देखने को मिलता है एंड इनके जो रिफॉर्म्स है इसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला, बट द अपकमिंग गवर्नमेंट ने फिर भी इन रिफॉर्म्स को ही स्टार्ट मान के चले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चे व्हाट वाज गोधरा एपिसोड, व्हाट वर इट्स आफ्टर इफेक्ट्स। तो 9 फरवरी और मार्च 2002 तक आते आते बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लग गया था गुजरात में अगेंस्ट मुस्लिम्स,
क्यों? गोधरा स्टेशन पे एक बॉगी थी साबरमती एक्सप्रेस की, जिसको जला दिया गया, जिसमें पूरे पूरे कौन भरे हुए थे? कार सेवक्स भरे हुए थे, वो अयोध्या से लौट रहे थे। और ऐसा माना गया कि शायद ये मुस्लिम्स ने जलाई है द लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट, एंड इसी की वजह से यू कैन सी सस्पेक्टिंग द हैंड्स ऑफ मुस्लिम इन सेटिंग फायर टू द बोगी, लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम बिगेन इन गुजरात फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये गलतफहमी में उन्होंने अगले दिन से उनके खिलाफ वायलेंस शुरू कर दिया। आउटकम क्या हुआ? वायलेंस जो था पूरे महीने के लिए चला और 1100 लोग मारे गए और ज़्यादातर मुस्लिम पीपल थे। नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन थी, उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि आप कम्युनल वायलेंस जो है इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हो। आप प्रोवाइड करो, रिलीफ फीचर्स प्रोवाइड करो विक्टिम्स को, आप वायलेंस के प्रोसिक्यूटर्स को समझो, गलत है तो गलत है। फिर फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया कि असेंबली इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाएगा, अभी हम नहीं करेंगे। अगर वो उस टाइम पे इलेक्शंस करते थे तो डेफिनेटली वो हिंदू के पक्ष में चला जाता एंड अगेन वो मुस्लिम्स के साथ गलत होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया आफ्टर 1989। मल्टी पार्टी सिस्टम 1989 आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे 1989 से ही सेंटर कर रहे हैं, बस चीज़ आपसे थोड़ी बहुत अलग अलग पूछ ली है। तो यहाँ पे पूछा है कि 1989 के बाद से आप ये कैसे देखते हो कि मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में शुरू हो रहा है। तो देखो, इलेक्शंस जो थे 1989 के, उसने कांग्रेस पार्टी को तो हराया, ठीक है, एंड लेकिन कांग्रेस पार्टी हारी जरूर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वोट दूसरी पार्टी को नहीं मिले। क्यों? लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद थी, बट लोकसभा में अभी भी लार्जेस्ट पार्टी आपकी कांग्रेस ही थी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। तो डिफीट जैसी हुई कांग्रेस की, उसको हम अभी बार बार एक ही चीज बोलते हैं, दैट कि ये कांग्रेस एरा का एंड था। अगर आप लेट 60s की तरफ जाओगे तो कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लाइक यू नो चैलेंज किया भी था, लेकिन इंदिरा गांधी को बहुत मुश्किल भी हुई थी उसको रीबैक लाने में। लेकिन 90s तक आते आते कांग्रेस की हिस्ट्री में एक और चैलेंज देखने को मिलता है। हालांकि इससे चैलेंज की वजह से ये हुआ कि सिर्फ एक दो पार्टीज ही नहीं हुई, अचानक से पूरी डेमोक्रेसी की ही बात बदल गई। अब बच्चे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, टू बी श्योर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ रही है कंट्री में। हमारे पार्लियामेंट में हमेशा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं। 1989 के बाद क्या हुआ, बेसिकली दो पार्टी नहीं, एक पार्टी नहीं, बल्कि काफ़ी सारी पार्टीज की सीट्स रिजर्व हो गई पार्लियामेंट में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, एंड इसी को मल्टी पार्टी सिस्टम का एरा कहा जाता है। इसका मतलब ये भी है कि अब इतना तो पक्का हो गया था 1989 के बाद कि किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि वोट्स बढ़ जाएंगे, लोगों के पास चॉइस ज़्यादा है। ठीक है, अब मल्टी पार्टी सिस्टम जैसी आया तो वहीं से कहीं ना कहीं कोalition गवर्नमेंट की भी शुरुआत हुई, जहां पर रीजनल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी अलायंसेस बनाने में। तो 90s तक आते आते हमको काफ़ी सारी पार्टीज का एमर्जेंस देखने को मिलता है, दलित और बैकवर्ड क्लासेस का भी देखने को मिलता है, एंड इनमें से काफ़ी सारी ऐसी पावर्स थी बच्चे जो रीजनल इंपॉर्टेंस को दिखा रही थी। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन, स्टेट एनीवन रिकमेंडेशन मेड बाय हिम और हर। चेयरपर्सन कौन था? चेयरपर्सन जो थे हमारे मोरारजी देसाई थे। एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया 1979 में बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट। दो रिकमेंडेशंस उसकी, पहली ये थी कि 27% पोस्ट जो है वो पब्लिक सर्विसेज में आप ओबीसी के लिए फिक्स्ड कर दो। दूसरा था कि वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो ओबीसी के लिए बनाओ, ताकि ओबीसी अपनी पोजीशन को इम्प्रोवाइज कर सके, वो भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सके। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्शन 1989 ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो पहला है कि कांग्रेस का एंड हो गया, कांग्रेस एरा का खत्म हो गई। दूसरा था कि कोalition गवर्नमेंट शुरू हो गई। 9th क्वेश्चन, पॉलिटिकल इक्वेशंस जो थी कोalition गवर्नमेंट में बहुत अनस्टेबल थे, हमने अभी भी पढ़ा। तो कह रहा है कि ये जो इसकी वजह से नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो 1989 और यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट एनएफजी और यूएफजी किस तरीके से डेवलप होके आई, फॉर्मेशन होके आई। हमने अभी पढ़ा कि 1989 से कोalition गवर्नमेंट का एरा शुरू हो गया। तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट की पार्टीज आपस में हाथ मिला लेती थी और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती थी सेंटर में। ये जो पॉलिटिकल फिनोमेना था, जनरली ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को दिखाता है और अनसर्टेनिटी को दिखाता है। डेफिनेटली किसी चीज़ को ये फिक्स नहीं कर रहा है। यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म हुआ था ताकि वो कांग्रेस को गवर्नमेंट से दूर रख सके। 1996 में इसको फॉर्म किया गया था बीजेपी और लेफ्टिस्ट की मदद से। एचडी देवा गौड़ा वो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड फ्रंट के, एंड उनके बाद आई को गुजराल बने।
प्राइम मिनिस्टर। तो आपको ये याद रखना है कि यूएफए के कौन थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो ही वाज कांशी राम। इसी के साथ गाइज आप लोगों का ये चैप्टर की रिवीजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट मोमेंट के लिए, वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही देना। एंड इस पूरी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट बना सकते हो, ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहो, पेपर के लिए तैयारी करते रहो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।